हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस, जहां हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल फ्री में, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए आपको मैं वीडियो लेकर आई हूँ PYQ क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके जैक बोर्ड के लिए जो भी PYQ क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इससे बहुत 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 ज्यादा चांस होता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए। तो हम लोग जो PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, ये PYQ क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस है, तो ये PYQ क्वेश्चंस जो भी है ये आपके चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं, जो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे और आप लोग भी अपने कॉपी में इसके नोट्स भी बनाते जाओगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग PYQ क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन सेशन जो होगा वो हमारा फर्स्ट मार्क्स या ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, ये कुछ MCQs क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके ज्यादा मार्क्स के आते हैं, मगर यहाँ पे मैंने कुछ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जीन which codes for contrasting character। क्या होता है, कौन से जीन या जीन जो contrasting character के लिए कोड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। पहले तो आते हैं हम लोग यहाँ पर याद करेंगे, दिस इज DNA, ये है बच्चे DNA, और DNA के सेगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। द सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन। तो मान लीजिए ये एक सेगमेंट है जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं जीन। अब यहाँ पर समझो, क्योंकि ये एक जीन है, जीन आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है ये एक हमारे पास मदर के तरफ से आते हैं और हमारे फादर के तरफ से एक क्रोमोसोम आते हैं और ये मिलकर बनते हैं 1 पेयर, एक जोड़ा बनता है। अब 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर आपको यहाँ पर मान लीजिए एक कैरेक्टर के लिए जो भी जीन प्रेजेंट है वो आपको दिख रहा है। आपकी मदर से जो आया है क्रोमोसोम उसमें भी वो जीन के लिए कैरेक्टर है, जो आपके फादर की तरफ से क्रोमोसोम आया उसके लिए भी वो जीन में कैरेक्टर। अगर मान लीजिए हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं, एग्जाम्पल कैरेक्टर अगर हम लोग लेते हैं, तो कैरेक्टर जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, कैरेक्टर जो है हमारे पास इसको कोड करता है एक जीन। जैसे मान लीजिए हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट के कैरेक्टर लिए, तो कैरेक्टर क्या है हमारा, प्लांट का हाइट। लेकिन इस कैरेक्टर के जो भी टाइप्स होंगे, इस कैरेक्टर के क्या होंगे बच्चे, जो भी टाइप्स होंगे, टाइप्स जो भी होगा इस कैरेक्टर का, उस टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है। तो टॉल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है, दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या फिर आप कह सकते हो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो टाइप को ही हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, लिखा हुआ है आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फिर इसको हम लोग ट्रेट भी कहते हैं, ट्रेट या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो मैं बता रही हूं कि हमारे बॉडी में क्या है बच्चे, यहां पर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जीन, ये भी हाइट का जीन और ये भी हाइट का जीन, ठीक है। लेकिन ये हाइट के जीन में लिखा है टॉल और इस हाइट के जीन में जो कोड है वो लिखा है ड्वार्फ। तो हाइट के जीन के अंदर जो कोडिंग है उस कोडिंग को हम कह रहे हैं एलील, दीज आर कॉल्ड एज एलील। तो ये दोनों क्या बच्चे, ये है जीन, है ना, और जीन के अंदर जो कोडिंग है दैट आर कॉल्ड एज एलील, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन जो है, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के जो जीन है उसको हम क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर ये वाला क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर जीन विच कोड्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड एज एलील, क्या कहते हैं हम लोग उसको, एलील्स कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आया, ये ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब इसी से एलील से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। तो एलील का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या बोल रही हूं मैं, पहले स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर,
कैरेक्टर हमारे बॉडी को कौन देता है? जीन देता है। जीन में लिखा है कोड, उस कोड को हम क्या कह रहे हैं? एलील। क्योंकि वो कोड जो है या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ, मतलब दो अलग अलग कोड हो सकते हैं। क्योंकि मदर फादर से हो सकता है दोनों सेम कोड हो, होमोजाइगस एलील या हेट्रोजाइगस एलील। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gene of which code for a pair of contrasting trait are known as? contrasting trait के genes को क्या कहते हैं? सेम वही बात है, pair of contrasting trait। जब भी contrasting trait या contrasting character के बारे बोलेगा तो मतलब आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? एलील्स के बारे में। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब आप देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pair of contrasting character were studied by Mendel? Mendel ने कौन कौन सी या कितने pair of contrasting characters को पढ़ा? पहले तो आपको मैं Mendel की कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। अगर आपको याद होगा, जो कि होना चाहिए बिकॉज आप रिवीजन करने आए हो, तो आपको यहाँ पर याद होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम लोग मेंडल की बात कर रहे हैं तो मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए थे? मेंडल ने जो है यहाँ पर 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे बच्चे, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे, जिसमें से उन्होंने क्या किया था? और उनके पेयर भी लिए थे। पेयर लेने का मतलब क्या था? पेयर लेने का मतलब है ये जो अभी हम लोग चार्ट बना रहे हैं, ये चार्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना है। बिल्कुल घुसा लेना मतलब घुसा लेना है। ये चैप्टर का ये चार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कैरेक्टर्स, जो कि मेंडल ने लिया था। मेंडल ने क्या यूज किया याद करेंगे? कैरेक्टर्स यूज किया पाइसम सैटिवम के। पाइसम सैटिवम है क्या बच्चे? पाइसम सैटिवम जो है ये है पी प्लांट, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इसके ट्रेट्स, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ट्रेट्स कैसे हैं? तो ट्रेट्स यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं अलग अलग टाइप की, डोमिनेंट या हम लोग ले सकते हैं रिसेसिव, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अब इसमें आते हैं नंबर 1, सबसे पहला कैरेक्टर क्या लिया था? इसने लिया था पहला कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट का हाइट लिया। प्लांट का हाइट कैसा कैसा है? तो प्लांट का हाइट आप देखेंगे, डोमिनेंट हाइट इज टॉल which is written as capital T, और रिसेसिव हाइट है ड्वार्फ, जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल t। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर 2। हाइट के बाद क्या आता है? इसके बाद इसने लिया है फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर कैसा है? तो फ्लावर की कलर के लिए आते हैं यहाँ पे वॉयलेट। फ्लावर का कलर कैसा है? वॉयलेट। वॉयलेट कैपिटल V और वाइट मतलब स्मॉल v। देखो बच्चा, आप जब भी स्मॉल v लिखते हो ना, बड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि कैपिटल V तो हम लोग समझ रहे हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे ही कैपिटल V भी लिखते हैं और ऐसे ही स्मॉल v भी लिखते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए स्मॉल v को हमेशा ऐसा बनाओ कि वो क्या दिखे, थोड़ा छोटा दिखे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 3, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन कैसा है? फ्लावर का पोजीशन यहाँ पे देखेंगे, पहला पोजीशन आता है फ्लावर का, दैट इज एक्सियल। कैपिटल A। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे, ये एक प्लांट है, प्लांट से ये लीव्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लावर जो है, अगर फ्लावर यहाँ लीव्स के इस तरफ से आ रही है, फ्लावर इस तरफ से आ रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एक्सियल। मतलब अगर साइड से फ्लावर आ रहे हैं, लीफ के बेस से फ्लावर आ रहे हैं, ब्रांच के बेस से आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सियल फ्लावर। और अगर फ्लावर टिप में आती है तो कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल में आ जाएगा स्मॉल a। इसमें कैसे फ्लावर हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा इस तरह से। ये है इसका प्लांट, और प्लांट के एकदम टिप में फ्लावर आ रहा है, इसका मतलब है ये फ्लावर कैसा है? टर्मिनल फ्लावर। तो ये ले लिया इसने फ्लावर का पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, दैट इज
pod, pod color, pod का कलर, pod का मतलब वो जो मटर का छिलका होता है ना, that is called as pod. pod का कलर क्या है? dominant color is green. ये भी कंफ्यूजन है बहुत लोगों को. पॉड का डोमिनेंट कलर क्या है बच्चे? ग्रीन है. और पॉड का रिसेसिव कलर है येलो. पॉड का येलो है, तो यहाँ पे स्मॉल जी होगा. रिसेसिव कलर इज येलो. अब आते हैं पॉड के शेप के बारे. पॉड शेप, पॉड का शेप कैसा है? पॉड का शेप या हो सकता है कंस्ट्रिक्टेड या इनफ्लैटेड. इनफ्लैटेड का मतलब कैपिटल आई मतलब ये ऐसे चपटा सा जो आप देखते हो नॉर्मल मटर. या हो सकता है कंस्ट्रिक्टेड. कंस्ट्रिक्टेड का मतलब कुछ इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, बिल्कुल कसा हुआ रहेगा. ये होगा स्मॉल आई. नेक्स्ट कैरेक्टर इज सीड कलर. सीड का कलर कैसा है? आप पहले सीड का शेप ले लेते हैं. सीड शेप, सीड का शेप कैसा है? सीड का शेप हो सकता है राउंड शेप, कैपिटल आर, या फिर रिंकल्ड शेप, मतलब ऐसे मुरझाया हुआ. ये हो जाएगा स्मॉल आर. ये मुरझाया हुआ कैरेक्टर. और लास्ट है इसका यहाँ पर, लास्ट कैरेक्टर इज नंबर 7. दिस इज सीड कलर. अब देखो बच्चे, सीड का कलर जो डोमिनेंट है वो है येलो. येलो इज डोमिनेंट ऑफ सीड कलर और पॉड के लिए ग्रीन डोमिनेंट था. वेर एज यहाँ पर आते हैं इसमें ग्रीन, इसमें उल्टा है. ग्रीन इज स्मॉल वाई. ये है कैसा? ये सीड हो सकता है या तो रिंकल्ड या तो मैं राउंड ही दिखाती हूँ ग्रीन कलर का. ठीक है, तो ये मेंडल ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए हैं. तो मेंडल का जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपको इसमें देखने को मिला क्या कि मेंडल के कैरेक्टर्स कितने हैं बच्चे? 7 है. कैरेक्टर्स कितने हैं? 7 है. लेकिन ट्रेट या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी कहते हैं. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दीज आर ट्रेट या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो कितने हैं? 7 पेयर है, या आप कह सकते हो इक्वल्स टू 14. तो आपसे क्वेश्चन में आप देखो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. पेयर पूछ रहा है, कितना पेयर है. तो बच्चे कंफ्यूज हो क्या? 14 में कर देंगे. 14 टोटल है. पेयर कितने, जोड़े कितने? डोमिनेंट के साथ और रिसेसिव के साथ. तो ये जोड़े कितने के? 7 पेयर हो गया. तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए 7 पेयर. ठीक है, क्लियर है ये वाला? सभी को समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे. चले आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. When only one pair of contrasting character are considered in a cross, it is called. यहाँ पूछ रहा है आपसे कि अगर हम किसी क्रॉस में सिर्फ one pair of contrasting character लेते हैं तो वो क्रॉस को क्या कहते हैं? आपने सुना मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर्स लेकर काम कर रहे थे? एक कैरेक्टर. हाइट ऑफ द प्लांट 1 कैरेक्टर ले रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी. ऐसा वाला क्रॉस बनाया है सभी ने, हाँ या ना? ये क्रॉस हम लोगों ने बनाया है. ये क्रॉस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था हमने? ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से लिए थे? सिर्फ एक ही, हाइट ऑफ प्लांट लिया था. तो एक कैरेक्टरिस्टिक लेकर अगर काम करते हैं तो वैसे क्रॉस को कहते हैं हम लोग क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट, मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो इज. मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड रेशियो है वो क्या है? अब आपको यहाँ पे पूछा नहीं कि फिनोटाइप या जीनोटाइप. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट करके देखेंगे अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना आता है. तो याद है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस? यस और नो? याद है? उसका फिनोटिपिक रेशियो जो है, फिनोटिपिक रेशियो
इक्वल्स टू होता है 3:1। और इसका जीनोटिपिक रेशियो जो है ये होता है 1:2:1। यही है दोनों मोनोहाइब्रिड के रेशियोज। तो क्या आपको ऑप्शन में कुछ दिख रहा है? यहाँ पे आपने पूछा नहीं ना मोनोहाइब्रिड तो पूछा नहीं आपसे कि फिनोटाइप है या जीनोटाइप है। तो आपको जब पूछा नहीं कि फिनोटाइप है या जीनोटाइप है तो आप दोनों क्रॉसेस, दोनों के रेशियोज आपको पता है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कुछ 3:1 है ना। तो 3:1 रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1 जो है वो हमारा मोनोहाइब्रिड का रेशियो हो जाएगा। तो अगर आपसे जब पूछता नहीं है ना और बताता नहीं, स्पेसिफाई नहीं करता है कि फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, इसका मतलब है फिनोटाइप ही पूछ रहा है, याद रखना। अगर वहां स्पेसिफाई नहीं किया, डायरेक्ट रेशियो लिख दे कि डाईहाइब्रिड रेशियो क्या, तो आपको इसका मतलब याद रखना है कि फर्स्ट में कौन पूछा जाता है? फिनोटाइप पूछा जाता है, उसके बाद जीनोटाइप पूछेगा। तो फिनोटाइप ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर फिनोटाइप का रेशियो क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रॉस वेयर F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव 1। बोल रहा है कि ऐसा क्रॉस बताइए जिसमें कि F1 इंडिविजुअल, जैसे कि आपको याद होगा हमने अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराया था तो हमें F1 इंडिविजुअल कौन मिले थे? हमें मिले थे F1 इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला था। फिर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर क्रॉस कराया रिसेसिव पैरेंट के साथ, तो ये कौन सा क्रॉस है? यही पूछ रहा है, ये कौन सा क्रॉस है? इसको अगर हमने पैरेंट 2 बनाया, ये कौन सा क्रॉस है? तो याद रखेंगे कि अगर हम लोग कभी भी F1 हाइब्रिड को उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। अब बहुत बच्चे पूछेंगे मैम बैक क्रॉस भी तो हो सकता है। बैक क्रॉस में भी तो हम लोग पेरेंट से कराते हैं। बैक क्रॉस में डोमिनेंट से भी करा सकते हैं और रिसेसिव से भी करा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ रिसेसिव से करा रहे हैं इसका मतलब है कि वो कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस। अगर रिसेसिव पैरेंट के साथ कराया जा रहा है तो वो टेस्ट क्रॉस है। क्लियर? नेक्स्ट, a cross between hybrid and recessive parent is called, सेम फिर से क्वेश्चन है। हाइब्रिड का मतलब ये है F1 जनरेशन वाला हाइब्रिड होता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसको करवा रहे हैं किसके साथ? स्मॉल टी उसी के रिसेसिव पैरेंट के साथ। कौन सा क्रॉस होगा? टेस्ट क्रॉस होगा। ठीक है, इत्तेफाक से सारा बी ही टिक हो रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाज रीडिस्कवर्ड बाय, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चे वो वापस से रीडिस्कवर किसने किया? ये क्वेश्चन है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, है ना। ये किसने रीडिस्कवर किया था? वापस से किसने इसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ा? बिकॉज इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो तो चला गया था लेकिन फेमस तो हुआ नहीं। 1865 में तो हो चुका था पब्लिश, लेकिन उस टाइम भी फेमस हुआ नहीं। तो वो बाद में किसने रीडिस्कवर किया? तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर रीडिस्कवरी की थी इसके 1900 में। क्या क्या? ह्यूगो डे व्रिज, इवॉन टेस्मार्क और कार्ल कोरेन। इवॉन शेरमार्क जो है इन्होंने, और कार्ल कोरेन, ये तीनों ने, ह्यूगो डे व्रिज, इवॉन शेरमार्क और कार्ल कोरेन, ये तीनों ने मिलकर रीडिस्कवर किया था, वापस से डिस्कवरी की थी। मतलब वापस से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और उसको एक्सप्लेन करके लोगों को बताया था। तो ऑप्शन नंबर इज ऑल ऑफ देम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? यहाँ पर स्पेसिफाई करके बताया है, तो आपको तो याद होना चाहिए। फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? 9:3:3:1। और अगर मैं पूछूं जीनोटिपिक क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? तो ये याद कैसे करेंगे? 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1, ये होता है। याद रखने का तरीका यही है, 12, 24, 12, 12, 1। इसका मतलब ये है
हमारे पास डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है फिनोटिपिक रेशियो क्या है, सिंपल 9:3:3:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which law of Mendel is described by incomplete dominance? बोल रहा है कि इसमें कौन सा मेंडल का लॉ है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, और प्लस यहाँ पे विच लॉ ऑफ मेंडल इज डिस्क्राइब बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसको यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि इसको नेग्लेक्ट कौन किया या एक्सेप्शन किसका बना, कौन से लॉ का एक्सेप्शन बना है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद करेंगे, आपने देखा है स्नैपड्रैगन फ्लावर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है कि अगर कैपिटल आर मतलब रेड और स्मॉल आर का मतलब वाइट, रेड और वाइट फ्लावर अगर मिलते हैं तो बनते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि रेड होना चाहिए था बट आ जाता है पिंक। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाया, रिसेसिव का कैरेक्टर को छुपा नहीं पाया, और रिसेसिव ने भी अपना कैरेक्टर दे दिया और उसने डोमिनेंट में भी कैरेक्टर दे दिया, जिसकी वजह से दोनों का कैरेक्टर क्या हो गया, मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो गया। और यही कंडीशन आपको क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी के बारे बोलता था कि हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, ये डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस को छेड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर पिंक इन मिराबिलिस जुलापा। मिराबिलिस जुलापा जो है बच्चे, ये कौन सा फ्लावर या कौन सा प्लांट है, ये है 4 o'clock प्लांट। ये वाले प्लांट में क्या कह रहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जुलापा इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑब्वियसली पिंक कलर का फ्लावर आ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, अभी जस्ट पढ़ा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन रेड स्किन्ड एनिमल इज क्रॉस्ड विद स्किन्ड एनिमल, रोवन स्किन्ड, दिस इज रोवन, क्वेश्चन में होना चाहिए रोवन। रेड स्किन एनिमल क्रॉस विद द, नहीं नॉट रोवन, इट इज व्हाइट, क्रॉस्ड विद व्हाइट। When red-skinned animal is crossed with white-skinned animal, then rowan color animal is produced in F1 generation। क्या शो करता है, याद करेंगे, हमने देखा था जो शॉर्ट हॉर्न कैटल्स होते हैं उनका स्किन में क्या है, रेड कलर का स्किन है, सॉरी कैपिटल आर, और इनमें आता है व्हाइट वाले स्मॉल आर। जब ये दोनों क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं है व्हाइट, क्यों, क्योंकि व्हाइट है कैपिटल W। इसका मतलब क्या, कैपिटल W मतलब वो भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, और जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल W कैपिटल R आ गए। ये है रोवन कलर। रोवन कलर का मतलब होता है रेड स्पॉट भी है और उसमें व्हाइट धब्बे भी है, मतलब ब्लेंड नहीं हुआ, दोनों ने सेपरेटली अपना अपना कैरेक्टर दिया तो ब्लेंड नहीं हुआ, आधे यहाँ पे कहीं पर रेड है, कहीं पर व्हाइट स्पॉट्स है। तो ये जो है ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये हो गया कोडोमिनेंस, दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट हो गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों ही डोमिनेंट हो गए, तो ये हो जाता है हमारे पास कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ में आ रहा है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं है, आसान क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चंस को बस आपको कॉन्सेप्ट जो है या बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है बस उसको क्लियर रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग साथ में तैयारी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।